हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये आप सभी को पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपसे यहाँ पर पूछा है धातु, है ना। धातु यहाँ पर कौन सी है, पहले तो इसको पहचानो। लोहा धातु है और मरकरी धातु है। ब्रोमीन लिक्विड होती है पर ये कैसी है, नॉन मेटल है। जल भी नो डाउट लिक्विड होता है पर ये कैसा होता है, एक तरह का कंपाउंड है, मतलब कि एक तरह के आप इसे यौगिक बोल सकते हो। सही आंसर यहाँ पे क्या है, मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। और एक चीज और आपको याद रखना है मरकरी के बारे में कि ऊष्मा का सबसे कैसा होता है, अच्छा चालक होता है ये। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती। जैसे कि धातुओं के कुछ खास गुण होते हैं, वो चमकती हैं, तन्यता, आघात वर्धनीयता, सुचालक होती है, ऊष्मा विद्युत की, इस तरह की चीजें प्रदर्शित करती हैं। तो आपको बताना है कौन सी चीज है जो प्रदर्शित नहीं करती, है ना। आपका पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रकृति, क्या धातुओं को ठोकने पर आवाज होती है, तो सही आंसर है होती है, बिल्कुल। दूसरी तन्यता, बिल्कुल तन्यता होती है। तन्यता क्या होती है, किसी चीज को खींचना, उसकी लंबाई में परिवर्तन। और आघात वर्धनीयता होती है उसकी चौड़ा, मतलब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें परिवर्तन करते हैं। इसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता और इसे हम बोलते हैं तन्यता। तो तन्यता भी होती है। विद्युत चालकता, बिल्कुल विद्युत चालकता होती है। क्या नहीं होती है, मंदता। ओके, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है। देखो आपको कुछ धातुओं की ज्वाला याद करनी है कि उनके कलर कैसा होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि जिंक का आपको याद करना है, आपको मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका भी आपको याद करना है। इसके अलावा आपको कोबाल्ट, क्रोमियम, इनका याद करना है। स्ट्रोंसियम का भी आपको याद करना है। फास्फोरस, टिन, फास्फोरस, टिन और सल्फर, इनका भी आपको याद करना है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद करना है, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ जाती है। ये कुछ है जिनका कि आपको याद करना है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम कैसा देता है, एल्यूमिनियम देता है हल्का नीला। कैसा देता है, हल्का नीला। आपको ये याद हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे भी याद हुए हैं, आपको भी हो जाएंगे। बोरोन कैसा देता है, बोरोन देता है हरा। ठीक है। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक कैसा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक, लोग कई लोग होते हैं जो जिंक में सफेद में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जिंक सफेद नहीं देता है। जिंक देखो पहले रंगहीन, रंगहीन से आपको दे देता है नीला हरा, ना तो पूरा नीला और ना ही पूरा हरा, नीला हरा मिक्स टाइप से आएगा। मैग्नीशियम का कई बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम का फीता जलाने पर किस तरह का कलर मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट, है ना। सोडियम का भी कई बार पूछा गया, निरंतर पूछा गया, और इनका भी पूछा गया है। बोरोन का इतना नहीं पूछा गया अभी तक, पर इसका पूछा गया, एल्यूमिनियम का, जिंक का। में सोडियम में कैसा होता है, सोडियम में होता है येलो। ठीक है। पोटेशियम का बिल्कुल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है पोटेशियम, आपको ये भी याद रखना है। पोटेशियम का भी सेम होता है, येलो कलर। वहीं अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो आपको कोबाल्ट का पता होना चाहिए। कोबाल्ट में कैसा होता है, व्हाइट देता है। व्हाइट कैसा, व्हाइट चमकीला। आप यहाँ ऐसा बोल सकते हो कि चांदी जैसा, चांदी जैसा या चमकीला देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम भी सेम देता है जैसा कोबाल्ट देता है। ओके। स्ट्रोंसियम की अगर हम बात करते हैं तो ये रेड देता है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस कैसा देता है, हल्का नीला हरा, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम टिन की बात करते हैं तो टिन कैसा देता है, नीला सफेद, नीला सफेद। ये मैं आपको बेकार क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं आपको ये याद होने ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। सल्फर कैसा देता है, ब्लू। ठीक है। कार्बन कैसा देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन देता है नारंगी। आप में से कोई सोच भी नहीं सकता वो कार्बन नारंगी देता है, परंतु कार्बन नारंगी कलर देता है। ठीक है ना, तो आपको इतने याद करने हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है। देखो आपको ये क्वेश्चन याद करना है ना। आपको ऐसी तीन धातुएं याद करनी है जो कि गर्म और ठंडे किसी भी प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। तो सबसे पहली धातु आपको याद करनी है आयरन। ऑप्शन में भी आयरन है, ठीक है। आपको एक धातु याद करनी है आयरन, दूसरी आपको धातु याद करनी है एल्यूमिनियम, और तीसरी आपको याद करनी है जिंक। ये वो धातु है जिन पर रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन था कि ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया ना करे। तो आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीनों धातुएं किसी भी प्रकार के जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। भाप के साथ कर लेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए तो ठंडे या गर्म जल से
क्रिया नहीं करती, लेकिन आपको ये याद रखना कि ये क्या करती है, भाप के साथ क्रिया कर लेती हैं। भाप के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये भाप के साथ क्रिया करती हैं। और ये भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, भाप के साथ क्रिया करके ये दो चीजें बनाएंगी, एक तो बनाएंगे क्या, ऑक्साइड, और दूसरा जो ये बनाती है वो बनाती है हाइड्रोजन, है ना, ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है भाप के साथ अभिक्रिया करके, परंतु जल के साथ नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर आप बात करते हो कैल्शियम की और बात करते हो पोटेशियम और सोडियम की, है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप कैल्शियम की बात करते हो तो ये क्रिया करती हैं गर्म और ठंडे, मतलब हॉट और कोल्ड, दोनों वाटर के साथ ये क्रिया करती हैं, लेकिन ये कैसी क्रिया करती हैं, मंद, मंद क्रिया होती है इसकी, कैल्शियम करता है, और ये कैसी करती है, ये करती है तीव्र। आपने भी देखा होगा कि ये जलने लगती है, जैसे अगर सोडियम को आप पानी में रख दो तो ये जलने लगती है, तो ये क्या करती है, तीव्र क्रिया करती है। ये दोनों चीजें और आपको याद रखनी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखनी है। ये आपको रखना है कि ये तीनों ठंडे और गर्म जल के साथ नहीं करती, परंतु भाप के साथ करती हैं, और भाप के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती हैं। दूसरा आपको याद रखना है कैल्शियम के बारे में, जो कि गर्म और ठंडे पानी के साथ क्रिया तो करती है परंतु बहुत मंद गति से, और सोडियम और पोटेशियम बहुत तीव्र गति से क्रिया करती हैं जल के साथ। ओके, आपसे पूछा गया है धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, आपसे ये चीज पूछी गई। अब देखो, धातुओं के ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा धातु धातु कहाँ पर होते हैं, धातु मेनली होती हैं एस ब्लॉक में, ठीक है ना। एस ब्लॉक में क्या होते हैं, दो तरीके की होती हैं, एक तो जिन्हें हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं, और दूसरी हम जिन्हें बोलते हैं मृदा क्षारीय धातुएं, बोलते हैं ना, मृदा क्षारीय धातुएं और क्षारीय धातुएं। अर्थ एल्कली मेथड और एल्कलाई मेथड, दो मेटल्स दो होते हैं। अब देखो, क्षारीय धातुएं हैं और मृदा क्षारीय धातुएं, तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, मतलब ऑप्शन डी। ओके, चलिए, अगला आपसे पूछा गया है बकमिंस्टर फ्लोरीन, फुलेरीन एक अपर रूप होता है। फुलेरीन किस चीज का अपर रूप होता है, फास्फोरस, टिन, कार्बन या सल्फर, तो ये होता है कार्बन का। देखो, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, कार्बन 12 आपने सुना है, कार्बन आपने 17 सुना होगा, 14 सुना है आपने, 16 भी सुना होगा, और इसी तरह से फुलेरीन होता है जो कि होता है 60, ठीक है। फुलेरीन का कितना होता है, फ्लोरीन 60, मतलब कि कार्बन 60 होता है, ये एक अपर रूप है जिसमें कार्बन 60 को काउंट किया जाता है। ओके, याद रखना है। अगला आपसे पूछा गया है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस एसिटिलीन CH या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर एथेन होती है C2H6, या फिर इथिलीन होती है C2H4, है ना, आपसे ये पूछा गया है। देखो, एसिटिलीन और इथिलीन दोनों ही पकाती हैं, लेकिन अगर आप एसिटिलीन का उपयोग करते हो तो ये आपके लिए क्राइम हो जाएगा, क्योंकि इसे गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से फलों को नुकसान पहुंचाती है और इससे मानव स्वास्थ्य को काफी ज्यादा हानि हो सकती है। इसलिए जो हम सही आंसर टिक करते हैं, एथिलीन को करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन को केवल एक संरचना होती है, सिर्फ एक संरचना, मतलब आप इसको दूसरी संरचना नहीं बना सकते। मेथेन CH4, प्रोपेन सी और यहाँ पर होता है H3 और H2। ओके, एथेन होती है C2H6, या उपरोक्त सभी, ये सभी होती हैं। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन। प्रोपेन की केवल एक संरचना होती है, हाइड्रोकार्बन केवल एक संरचना होती है जिसे आप अलग अलग तरीके से नहीं बना सकते। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैसे ये तीनों है, मेथेन भी है, एथेन भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीसा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का अपर रूप क्या होता है। सीसा काटने के लिए कौन सा प्रयोग मिलाया जाता है, ग्रेफाइट, हीरा, काजल या कोयला। ग्रेफाइट नहीं, काजल से नहीं काटोगे, कोयले से नहीं, हीरे से काटते हो। ओके, अगला, हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों है विद्युत का कुचालक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चमकीली नहीं, चमकीले की वजह से, क्योंकि धातुएं भी चमकीली होती हैं। यह काफी कीमती है, नहीं। यह काफी चिकना है, नहीं, धातुएं भी तो चिकनी होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से। अगला, स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप कैसा होता है, स्नेहक, स्नेहक मतलब कि लिब्रिकेंट के रूप में प्रयोग जो होता है, हीरा, काजल, ग्रेफाइट या कोयला, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हीरा तथा ग्रेफाइट उदाहरण है, धातु और अधातु के, दोनों ही अधातु है, नॉन मेटल है ये भी, और ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। अब
यौगिक के उदाहरण है या अपर रूप? अपर रूप है, दोनों ही किस चीज के? कार्बन के। ठीक है ना, याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खानों में पाई जाती है? एथेन, ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन? देखो सभी पाई जाती हैं, लेकिन हानिकारक कौन सी होती है? मीथेन, और सबसे ज्यादा मीथेन ही पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला है, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। कैसा दर्शाते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? जैसे कि OH हो गया, क्रियात्मक समूह CHO हो गया, इसके अलावा COOH हो गया, इसके अलावा ये होता है ईथर हो गया, है ना। इसके अलावा एक और होता है, क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, ये होता है, सॉरी ये वाला ग्रुप, है ना। इसे यहाँ पर एक एल्कलाई में जुड़े एल्किल जुड़ा हुआ होता है ना। इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं क्रियात्मक समूह। अब आपको ये पूछा गया है, कार्बनिक यौगिक किस तरह से दर्शाते हैं? कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक कैसा गुण दर्शाते हैं? सामान्य गुण दर्शाते हैं, निष्क्रिय गुण, विशिष्ट गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? विशिष्ट गुण दर्शाते हैं। अगर आप OH लगा देते हो गुण अलग होगा, अगर आप COH लगा देते हो अलग होगा, COOH लगा देते हो अलग हो जाएंगे गुण, इस तरह से। अगला, कम से कम एक त्रिक बनाने वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? कम से कम एक त्रिक बनाए, कम से कम एक त्रिक बनाए। त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा परमाणु भार। त्रिक धातु क्या होती है कि एक मान लीजिए मेटल A है, एक B है और एक C है। इसका परमाणु भार अगर हम M1 मानते हैं, इसका परमाणु भार M2 मानते हैं, तो C का परमाणु भार जो होगा M1 प्लस M2/2 हो जाता है। इसे हम बोल देते हैं त्रिक। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया है त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब देखो, एल्केन की अगर हम बात करें तो ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्काइन मतलब C, ये तो एल्काइन डलवा शो कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन केवल डबल बॉन्ड शो करता है, इसके अलावा ये सभी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्काइन। अगला क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी पाई जाती है। सजातीय श्रेणी किस में पाई जाती है? एल्केन में, एल्काइन में, एल्कीन में, या इनमें से? देखो, सजातीय श्रेणी का मतलब ये होता है कि CH2 का अंतर हो, है ना। तो हम इसे बोल देते हैं कि सजातीय श्रेणी होता है। जैसे कि अगर आप लिखो CH4, तो अगला वाला क्या बनाओगे आप? CH4 मतलब CH3 ठीक है। अब इसके आगे अगर आप जाते हो तो आप क्या बनाओगे? CH3 CH2 CH3, इस तरह से बनता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जब आप इसमें आते हो तो एक CH2 जुड़ा, यहाँ पर आओगे एक CH2 जुड़ेगा। फिर जब आप 4 में जाओगे मतलब कि C4H10 बनाओगे, C4H10 बनाते हो, तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक और CH2 जुड़ जाता है। तो सजातीय श्रेणी का मतलब ये होता है जिसमें समान चीजें जुड़ती रहती है, मतलब कि CH2। तो CH2 किस में जुड़ रहा है? ये देखो, तो ये एल्केन है, ये क्या है? मीथेन, मतलब एक एल्केन है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है? एथेन, मतलब एथेन है। यहाँ पर क्या देखोगे तो प्रोपेन है। ठीक है ना। एन श्रेणी है, ये कौन सा? ये है ब्यूटेन। ठीक है ना, एन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन में होता है ये। ओके। अगला, आपसे पूछा गया है, लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? लेड पेंसिल हम बोल देते हैं, परंतु उसमें लेड मतलब पीबी की मात्रा क्या होती है? 0 होती है। लेड पेंसिल में क्या होती है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपसे क्या पूछा गया है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? चादर को पीट कर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देना, ये होती है आघात वर्धनीयता। मतलब इसमें क्या होता है? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इसी को हम बोल देते हैं आघात वर्धनीयता। तो आयरन में नहीं, सबसे ज्यादा होता है सोने में, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? पतला तार, इसको आपने खींचा, इसको आपने खींचा, इसमें मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कैसा हो जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मतलब कि कम हो जाता है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है। तो ये किस में होता है? तन्यता, इसे हम बोलते हैं तन्यता। ओके। अगला, आपसे पूछा है, सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा कैसा होता है? सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा कैसे होता है? देखो, आपको ना कुछ चीजों के घनत्व याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आपको याद करने ही चाहिए। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें
तो सोना, मैग्नीशियम। लेकिन इसके अलावा आपको एडिशनल में एक मरकरी जिसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आयरन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे कई क्वेश्चन देखे होंगे कि आयरन की कील है जिसे हम मरकरी में डालते हैं तो डूबती नहीं है, परंतु किसी और में या फिर हम जल में डालते हैं तो डूब जाती है। इसके अलावा आपको होना चाहिए जल का याद, है ना। तो आपको इतने याद करने हैं। देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सोने सोने का कितना होता है, आप अगर अप्रोक्सीमेट भी याद करोगे ना, जैसे अगर सोने की बात करो तो 18.3 के आसपास होता है। आप इतना याद कर लो, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम मरकरी पर आते हैं तो मरकरी का कितना होता है, लगभग 13 होता है, 13.5 के आसपास। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का होता है 7.78 के आसपास। अगर हम जल की बात करते हैं तो कितना 997 ग्राम प्रति मिली लीटर होता है। ये मतलब ये बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम, सबसे कम है इन सब में, सबसे कम। यहाँ पर क्या था सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या था मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोना धातु के घनत्व और मैग्नीशियम धातु के घनत्व की तुलना की गई है, तो अगर हम देखें तो सोने का ज्यादा है मैग्नीशियम से, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो सोने का ज्यादा होता है, तो अधिक, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। जल के साथ, ये है जल, जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करने वाली धातु कौन सी, आपसे ये पूछा है। तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोना क्रिया नहीं करती, एल्यूमिनियम ठंडे व गर्म किसी के भी साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के साथ मैंने आपको क्या बताया था, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये क्या करते हैं किसी भी तरह ठंडे या गर्म की जल के साथ क्रिया नहीं करती। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, तांबा। तो तांबा भी है जो सामान्य ताप पर क्रिया नहीं, क्रिया तो करता है परंतु सामान्य ताप पर नहीं करेगा। तो सामान्य ताप पर क्रिया कौन सी करती है, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, या फिर सोडियम, ये दोनों जो है सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, क्या है आंसर, सोडियम। आपको ये याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन गैस को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर सकता। देखो विस्थापित करने के लिए जरूरी, अगर आप हाइड्रोजन गैस को तनु अम्ल से विस्थापित करना चाहते हो, ऑब्वियसली जो आप तत्व लेकर आ रहे हो उसकी विद्युत धनात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, ओके, तभी विस्थापित हो पाएगा। ठीक है। अगर जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पर है तनु अम्ल है, मतलब आप मान लीजिए HCl है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेकर आते हो NaOH, मतलब प्रबल क्षार आप लेकर आए, तो ये हो जाएगा विस्थापित, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। वहीं अगर आप कोई दुर्बल क्षार लेकर आते हो, ये कैसा है? ये है एक प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, तो ये इसने विस्थापित कर दिया और हो गया विस्थापित। वहीं अगर आप एक चीज काम करोगे, अगर आप दुर्बल क्षार लेकर आ जाते हो तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन विस्थापित नहीं कर सकता, आपके ऑप्शन है जिंक, लोहा, मैग्नीज या कॉपर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉपर। क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी विद्युत धनात्मकता हाइड्रोजन के बराबर नहीं होती। हाइड्रोजन एक प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ा रह सकता है, परंतु कॉपर नहीं। ओके, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। अब आपके ऑप्शन है निम्न में से कौन सी धातु, तो आपके ऑप्शन है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या कैडमियम। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैडमियम। देखो कैडमियम ऐसी धातु है जो कि जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करेगी। मतलब जो कैडमियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। H2O, जैसे कैडमियम प्लस H2O अगर आप करना चाहोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है या ऋणावेशित होता है। परमाणु के चारों ओर घूमता है और ऋणावेशित, क्या किस चीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन होता है सही आंसर। पॉजिट्रॉन क्या है आपको ये बताना है। इसके अलावा न्यूट्रॉन क्या है, ये नाभिक में उपस्थित होता है ना, और जीरो होता है इसका मतलब उदासीन होता है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं वो आपके कुछ महत्व की होंगी, आप उन्हें जरूर रिवाइज करना, और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं कल, अब तक आप लेक्चर में जुड़े रहे उसके लिए थैंक्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।